हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। देश में जिस तरह से हालात बन रहे हैं वो बहुत ही चिंता का विषय है। अभी पूरे देश में जिस तरह से CAA, NRC और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के ख़िलाफ़ पूरे देश में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किसी हद तक हर फैमिली से, हर जगह से कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ख़ास तौर पे चूँकि स्टूडेंट्स ने इसको लीड किया है, स्टूडेंट्स ने शुरू किया है, तो पूरे देश में हज़ारों कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सब जगह उसका असर देखने को मिल रहा है। अभी JNU में कल शाम यानी संडे इवनिंग को जो हंगामा हुआ, लोग चेहरे पर कपड़ा लगा करके, चेहरा छुपा करके, हमलावर जिस तरह से आए JNU के हॉस्टल में, वो एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाली और गुंडागर्दी, जिस तरह से जामिया वाले इशू में ये कहा जा सकता था कि कहीं वायलेंस हुआ है, लेकिन यहाँ तो अंदर कैंपस के अंदर घुस करके इस तरह से हंगामा हुआ है। वो बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। मेरे साथ इस वक्त हैं जनाब SK पांडे साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट इसके अध्यक्ष हैं, दोनों के, जो पूरे भारत में पत्रकारों की एक संघ है उसके प्रेसिडेंट हैं। और बहुत कुछ इन्होंने देखा है, जिस तरह से बहुत सी सरकारें बदलती देखी हैं, हालात देखे हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, पांडे साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि इन हालात को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या क्या तब्दीलियां हम बहुत तेज़ी से होती हुई देख रहे हैं? ये बहुत ही गैर मामूली सिचुएशन है, इसे आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक लोकतंत्र पे अटैक है, ऐसा अटैक हम लोगों के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है, जिस तरीके से स्टूडेंट यूनियन मूवमेंट परख रही है, वो एक साइकिल के तौर पे 10-10, 20-20, 30-30 साल पे एक साइकिल होती थी जब रिजेंटमेंट यानी आक्रोश फैलता था। जी। ये उभर के आती थी। एक ज़माना था, वेस्ट बंगाल से ये शुरू हुई थी कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ। जी। उसके बाद एक साइकिल सी चलती आ रही थी, लेकिन ये साइकिल में की एक हद इस टाइम हो रही है और पहली दफ़े नज़र आ रहा है। जैसे लोग एक ज़माने में कहते थे कि फ्रांस में डैनी कोन बेंडिट और एक अपराइजिंग हुई थी डी गॉल के खिलाफ, शायद वो बिल्कुल 60s की एंड में। उसके बाद एक ऐसी साइकिल आ रही है हिंदुस्तान में, रिवोल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अगेंस्ट एंटी स्टूडेंट, एंटी लेबर, एंटी डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड इवन अटैक्स ऑन स्टूडेंट यूनियंस। स्टूडेंट यूनियंस को कई दफ़े छोटे मोटे बैन लगाए जाते थे, कई दफ़े स्टूडेंट्स यूनियन डिसॉल्व कर दिए जाती थी। पर इधर स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट होती है JNU में, वो स्टूडेंट यूनियन इलेक्ट होकर फैसले डेमोक्रेटिकली लेती है। रिज़ल्ट भी, जब रिज़ल्ट आते हैं इलेक्शन के, उसको भी चुपचाप ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं देने के बाद उन पे जो अटैक हुई है, ये अटैक बेरहमी की अटैक है। और इसको एक बैकग्राउंड में देखा जाए, जो जामिया में हुआ, जो और जगह हिंदुस्तान भर में हो रहा है, और इस एक स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो रही है और एक पीपल्स मूवमेंट और ट्रेड यूनियन मूवमेंट भी साइमल्टेनियसली उभर रही है। ये ऐसा रूप लेंगे कि इमरजेंसी से भयानक रूप जो उभर रहा है, उसके अगेंस्ट एक काउंटर खड़ा हो गया है। जी, अब तक ये सरकार इमरजेंसी को याद दिला करके कांग्रेस को बहुत जालिम पार्टी के तौर पर ये पेश करते रहे, बल्कि इस बार तो इमरजेंसी की एनिवर्सरी मनाई गई बाकायदा, मोदी जी ने उस पर तकरीर की। तो अब अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी या इससे भी कुछ ज़्यादा क्या महसूस कर रहे हैं आप?
इस टाइम ये फासिज्म, एक नया ब्रांड ऑफ फासिज्म जो शायद इंडिया में उभर रहा है, जी और उसको हिंदुत्व के नाम कहिए या कुछ नाम से गवर्नमेंट जो है वो कहती आ रही है। जी ये नेशन को डिवाइड करने के लिए साजिशों के बावजूद स्टूडेंट्स एक होते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पहलू है जिस पे लोग ये कह नहीं सकते ये बूढ़ों की मूवमेंट है, मिडिल एज वालों की मूवमेंट है। इसमें यूथ और स्टूडेंट्स और ट्रेड यूनियंस, जैसे आपको पता ही होगा, जी जी 2 दिन बाद सेंट्रल ट्रेड यूनियंस कई सालों बाद सड़कों पे पिछले 3-4 साल से तो आ रहे हैं, अब की मैक्सिमम मोबिलाइजेशन के साथ आ रहे हैं। किस तारीख यहाँ में तक कब है? कि ये है 8 जनवरी को। जी जी। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें इसकी शुरुआत हुई CAA कानून से, जिसमें मुसलमानों को छोड़ करके बाकी सभी को देश की नागरिकता देने की बात कही गई जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। यानी 47 के बाद में ये कहा जा रहा है कि मज़हब के नाम पर कोई अगर कानून बनाए तो ये पहला कानून है, और ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है वो उसके अगेंस्ट है। लगता ये था कि शायद सिर्फ इसके खिलाफ मुसलमान खड़े होंगे, लेकिन इसमें पूरा जन सैलाब है, हर मज़हब के लोग हैं, हर सेक्शन के लोग हैं। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तरीके से डिसेंट, काउंटर डिसेंट खड़ा हो रहा है। अलग छोटी छोटी कौमें और छोटे अलग अलग चीज़ बनाने के नाम, आदिवासी के नाम डिवाइड करिए, मुस्लिम के नाम डिवाइड करिए, ईसाई के नाम डिवाइड करिए। ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा एक रूप में उभर रही थी जो कभी नहीं था। जी जी। और एंटी मुस्लिम बेटिंग तो कभी नहीं हुई है जितनी अब हो रही है। जी 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 जी, जी। और उसके अगेंस्ट आक्रोश, साथ साथ जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, स्टूडेंट्स जो इलेक्ट होते हैं, जी, जी। उनको कुछ कर नहीं सकते हो। सिर्फ अच्छा, JNU में तो सिर्फ वो अपने कैंपस के अंदर ढपड़ी बजा करके कुछ नारे लगा रहे थे, उससे सरकार को क्या खतरा हो सकता था जो इस हद तक जाना पड़ा कि गुंडों को भेजा गया और पुलिस बाहर तमाशा देखती रही, और एक ही रास्ता है उसमें एंटर करने का, और बिल्कुल ऐसा लगा कि शायद पुलिस के और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है। आपको मतलब क्या लगता है, ये सरकार इतना भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसके खिलाफ कोई बात अगर डिस्कस हो रही है, पब्लिकली डिस्कस हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, और स्टूडेंट्स का जिनका किसी मज़हब से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने फ्यूचर को सरकारों के फैसलों से जोड़ करके देखते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी आगे कैसी गुजारनी है उसके बारे में चिंता का वक्त होता है। ये ग्रोन अप होते हैं, ये कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, ये छोटे बच्चे तो होते नहीं, बहुत सोच समझ के। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्यों है ऐसा? इतना आखिर खौफ क्यों है सरकार को? पब्लिक से डरने लगी, या ये कोई फासिज्म का ये एक नया रूप है? ये फासिज्म का नया रूप नहीं, फासिज्म का एक एडवांस रूप, एक नए स्टाइल से, जैसे गोबल्स वगैरह प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जो हिटलर के थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो प्रचार से लेके पूरी मीडिया सब लोगों को या तो फुसकाने की कोशिश करो, टेरराइज करने की कोशिश करो, और सब फेल हो जाए, उसके बाद बिल्कुल ही डंडा करवा के अंदर टुकड़े टुकड़े कौम, अलग अलग डिविजन्स, कास्ट डिविजन्स, कम्युनल डिवीजन करके करने की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटेन की जो थी, तोड़ने की देश को, उसके एक मास्टरली रूप एक उभर रहा है। जी। अच्छा, ये आपने इतने लंबे अरसे तक पत्रकारिता की है, आप हमारे सबके बड़े हैं, आप ये बताइए पत्रकारों का जो आज रूप नज़र आ रहा है, जिस तरह से रोज़ाना टेलीविज़न चैनलों पर जो भी कुछ डिबेट्स होते हैं, जिस तरह से प्रोवोकेशन होता है उसमें, और नेशनल बिल्डिंग या नेशन के इंटरेस्ट की कोई बात ऐसा लगता नहीं कि हो रही हो, ये कौन सी, किस तरह की पत्रकारिता है? क्या इसे आप पत्रकारिता मानते हैं? बहुत से लोग तो इसे गोदी मीडिया कहते हैं, कोई भोपू मीडिया कहता है।
ऐसे वक्त में पत्रकार के लिए पत्रकारिता कितनी मुश्किल हो गई है, आप क्या देखते हैं इसको? पत्रकारिता की जो स्थिति है, हाँ, वो मोदी 1 और मोदी 2 अगर 2 फेज में डिवाइड करें जी जी, और इमरजेंसी से कंपेयर करें, उससे भी एक आगे रूप में अब इनको एक तरफ से टेरराइज करा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, एक तरफ से लॉलीपॉप्स दिए जा रहे हैं, एक तरफ से वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं और एक तरफ से जंगल लॉ, प्रिंट मीडिया तकरीबन ख़त्म कर दी गई है, लेबर कानून तकरीबन ख़त्म कर दिए गए, उसके अगेंस्ट NAJ, DOJ और अब कई संस्थाओं ने आवाज़ उठाना शुरू करा है। प्रिंट मीडिया को तो बिल्कुल ही या तो हमारे साथ रहो नहीं तो देख लेंगे एटीट्यूड शुरू हुई है और अब जाके ये पोजीशन हो गई है। ये आप कि बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, हाँ। रोजाना जो टेलीविजन चैनलों पर हाल देख रहे हैं वो तो पब्लिक के सामने है, लेकिन जो बात आपने प्रिंट मीडिया के बारे में बताई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही तकलीफदेह है। ये हमारे दर्शक आप समझ लें कि जो आप अखबार रोज़ पढ़ रहे हैं उन अखबारों के पीछे भी क्या कुछ हो रहा है। पांडे जी जो कुछ बता रहे हैं वो बहुत ही तजर्बे की रोशनी में है। अब ऐसे वक्त में जो नए पत्रकार आ रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी पत्रकारिता में लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या नसीहत है? क्या वो वाकई पत्रकार बन पाएंगे या सेल्समैन बनेंगे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के या हुकूमतों के? अपना ज़िंदगी वो कैसे चलाएंगे? अफसोस तो ये है कि बहुत सारी मीडिया के लोगों को अभी डरा के, धमका के, फुसला के अपनी तरफ लाया जा रहा है। लेकिन दूरदर्शन को देखिए, दूरदर्शन मन की बात यानी गवर्नमेंट की बात हो गई थी, लेकिन वहाँ पे और जगह भी आक्रोश की छटकियाँ अब नज़र आने लगी हैं। मसलन पत्रकारों के संगठनों में भी इस टाइम सब लोग घबराए हुए थे, लेकिन धीरे धीरे पिछले 3 महीने से अलग अलग अगर मगर कर के सब बात करते हैं कि जंगल कानून है, कोई कानूनी नहीं है, मिनिमम वेजेस नहीं है। और अच्छा, सरकार सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, लोग कहते हैं कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस जो गवर्नमेंट को फुसलाते हैं या गवर्नमेंट को और कंसेशंस, एड्स और चीज़ों में कंसेशन देते हैं, उनको भी गवर्नमेंट हेल्प करके प्रिंट मीडिया में और टीवी मीडिया में उभरने के मौके दे रही है। अच्छा, आपने दूरदर्शन की बात कही, जो हमारी 2 बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं UNI, PTI, वहाँ भी ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी मौत के बीच में वो हैं। और एक बड़ी तादाद में PTI से तो बहुत लोगों को हटाया गया पिछले दिनों, और अब एक प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। जब भी कोई प्रधानमंत्री को या किसी को कुछ कहना होता है, पहले तो दूरदर्शन का कैमरा जाता था, वो तो अपनी जगह, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी है जिसको हर जगह उसी को आगे बढ़ाया जाता है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, प्राइवेट एजेंसियां कुछ गवर्नमेंट अपने ओर खींच लिया है और कुछ जो इधर भी उधर भी कर रही थी, सब गवर्नमेंट की आवाज़ बनती जा रही है। जैसे आपने बात भी करी है, जो UNI PTI को रिप्लेस करके वो अपनी एजेंसियां बना रहे हैं। ये हिंदी में नहीं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, ये हिंदी में भी हो रहा है। और जहाँ तक PTI UNI, लोग कहते थे 2 स्तंभ होते थे एजेंसीज के, महीनों से UNI में महीनों के बैकलॉग की सैलरीज नहीं मिल रही है और PTI में हाल ही में उनके वर्कर्स और कुछ जर्नलिस्ट हटाए गए हैं। ये हालत है उनकी इंडिपेंडेंस। एक तरफ से उनको डराया जा रहा है, कुछ खास लोगों को अपने इर्द गिर्द जो गवर्नमेंट के हैं उन्हें लाया जा रहा है, और दूसरी तरफ से प्राइवेट मीडिया इंटरेस्ट जो कि चल रहे थे। मसलन एक ज़माना था हिंदुस्तान समाचार, जो शुरू में लोग कहते थे नागपुर के बहुत नज़दीक है। अब धीरे धीरे हिंदुस्तान समाचार भी नए रूप से हिंदी पत्रकारिता में उभरने की कोशिश हो रही है और उनके लोग चारों तरफ फैले जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट पॉलिसीज़ भी उनको सूट करने के लिए हो रही हैं और जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, और छोटे न्यूज़पेपरों को और कोऑपरेटिव न्यूज़पेपर्स को एडवर्टीजमेंट पॉलिसी ने पिछले 8-9 साल में मार डाला है। अच्छा, पत्रकारों पर आपने प्रेशर की बात कही
किस किस्म का प्रेशर होता है पत्रकारों पर? आपके पास तो ऐसे लोग मिलने भी आते होंगे, रिपोर्ट्स भी ऐसी आती होंगी, क्योंकि आप एक नेशनल और एक दिल्ली के एक बड़े संगठन के, पत्रकार संगठन के आप मुखिया हैं, प्रेसिडेंट हैं। किस किस्म का दबाव आता है पत्रकारों पर? पत्रकारों पे तो कई प्रकार के दबाव आते हैं। पहले तो मसलन ये कांग्रेस के पीरियड में भी और बीजेपी के शुरुआत पीरियड में पेड न्यूज़ सिंड्रोम, जी जी जी, यानी खबर पैसा दे करके खबर छपवाई जाती थी। और पैसे दे के खबर देने की बात भी नहीं थी, इसमें रिपोर्टरों को भी समझाया जा रहा था जो रिमोट एरियाज में काम करते थे, हाँ। कि एडवर्टीजमेंट लाओ तो थोड़े बहुत चलते रहोगे, एडवर्टीजमेंट लाओ का नौकरी रहेगी। जी, जी। धीरे धीरे पेड न्यूज़ सिंड्रोम से अब तो पेड मैनेजमेंट सिंड्रोम और मोनोपली प्रेस सिंड्रोम, जिसके बारे में बहुत पहले नेहरू जी भी क्वेश्चन करते थे। एक ऐसा मोनोपली प्रेस रहा है जो गवर्नमेंट के बिल्कुल इर्द गिर्द है। पहले लोग कहते थे अंबानी ये और वो भी बदलते रहते हैं। अंग्रेजी में लोग कहते थे इवन इन द रॉक एंड रोल क्रेज, स्टारडस्ट क्रेज हैज किल्ड रॉक एंड रोल। वैसे वो भी बदलते जा रहे हैं, खिलाड़ी भी बदलते जा रहे हैं जो गवर्नमेंट से जिनको नोच के ज़्यादा सपोर्ट और तरीके की सपोर्ट भी मिल जाती है गवर्नमेंट को, वैसे बिग हाउसेस, इंडस्ट्रियल हाउसेस को हेल्प करा जा रहा है। और ये नेशनल सिर्फ बात नहीं है, इंटरनेशनल लिंकेजेस भी गवर्नमेंट मदद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन लोगों को डराए दबाए बहुत ज़्यादा जा रहा है। यानी कोई इंडिपेंडेंट एडिटर के नाम की कोई चीज़ प्रिंट में तो शायरी बची हुई है। बहुत बड़ी बात है ये। एक तरह से डेमोक्रेसी में पत्रकारिता मर रही है। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा तजर्बा एक शेयर करूं, क्योंकि मैं टेलीविज़न में रहा हूं। कभी कभी हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल के या ऐसे किसी पत्रकार का फ़ोन आता है, या जो पत्रकार बनना चाहता है, वो ये कहता है कि साहब मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, किसी टेलीविज़न चैनल का मुझे स्टिंगर बनवा दीजिए। अब कहानी उल्टी हो गई है। बिल्कुल होना तो ये चाहिए कि पत्रकार को सैलरी मिले महीने की और उसके अगेंस्ट वो काम करे। अब वो पत्रकार लोगो लेकर के और डराने धमकाने वाली जर्नलिज्म करके वो अपना पेट भरता है और उस एडिटर को भी देता है। ये बिल्कुल उल्टी कहानी, बिल्कुल उल्टी कहानी। तो इस किस्म की चीज़ें भी कभी आपके सामने आती हैं, कभी कुछ लोग बताते हैं इस तरह की? अब बोलने लगे। हाँ, फर्क ये है कि पिछले 2-3 महीने में कुछ लोग इशारा करने लगे हैं। मैं असल में ये चूंकि सोशल मीडिया पे जाता है, इसलिए मैं बहुत ही पर्सनल किस्म के एक्सपीरियंसेस भी इस पर इसलिए बताता हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता होनी चाहिए कि पत्रकारिता हो क्या रही है। उल्टा पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो रिपोर्टर है, जिसे स्टिंगर कहते हैं पत्रकारिता की ज़बान में, वो टेलीविज़न चैनल से वो सिर्फ लोगो जो होता है माइक पे लगा हुआ वो लेकर के और वो रिपोर्टिंग करना चाहता है। और वो इसलिए करना चाहता है कि मेरा रोब दबदबा होगा, कुछ पैसा मैं ऐसे कमाऊंगा। कहीं हो सकता है वो लोगों की ब्लैकमेलिंग करे और वो पैसा अपना भी पेट भरेगा और उसको भी, जो एडिटर है उसको भी पहुंचाएगा। ऐसी सिचुएशन में एक तरफ तो पत्रकारिता जो आपने बताई वहां से मर रही है, एक तरफ से यहाँ नीचे से ग्राउंड लेवल से मर रही है। तो ऐसे में देश का भला कैसे हो सकता है? क्या होगा जी? ये बिल्कुल अंधेर चारों तरफ नजर आ रहा है। क्यों, कैसे हो सकता है? इसका इलाज कोई आप बताइए। इसका इलाज तो एक ही है। जैसे 8 जनवरी को कुछ यूनियनें प्रिंट और जर्नलिस्ट से कनेक्टेड भी सपोर्ट कर रही हैं। हाँ। जो यूनिटी एक्शंस है, कम से कम यूनिटी ऑन कॉमन डिमांड्स, कुछ जर्नलिस्ट संस्थाएं सिर्फ प्रेस काउंसिल और गवर्नमेंट बॉडीज में बैठने के लिए नहीं, बल्कि ये जो प्रेशर की बात कर रहे थे आप, ये प्रेस काउंसिल में तक लागू हो रहा है। मसलन जो कश्मीर की स्थिति थी, हाँ, उस पर किस तरीके से प्रेशर हुआ, प्रेस काउंसिल ने किस तरह से सरकार को सपोर्ट करने के लिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज बिकमिंग गवर्नमेंट काउंसिल, पेड काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी लोग कहने लगे हैं। हाँ, एक लॉटरी बन गई वो है, सरकार के मीडिया एडवाइजर बन गए, एक लीड लॉटरी सी बन गई है। हाँ। उन्हीं चंद लोगों को बीच बीच में विभिन्न आवाजें लेके वो एकता अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए ला रहे हैं। लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये है, हर एक जगह आक्रोश होना शुरू कर गया। यूनिटी
और यूनिटी कॉमन डिमांड्स पे पत्रकार, गैर पत्रकार और फ्रीडम ऑफ द प्रेस मानने के लोग जो हैं उनको एक होना होगा और यूनाइट भी करना होगा ऑन अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विद अदर इवन NGOs हैं। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया SK पांडे जी, आपने अपने तजुर्बात शेयर किए और पत्रकारिता में कितना काला दौर चल रहा है वो आपको बताने की हमने इसमें कोशिश की है पांडे जी के तजुर्बात लेकर के। मैं आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले वक्त में हमारी सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।